नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। इसरो की एक और सफल उड़ान और चलने की रफ्तार को नापने वाले अनोखे उपकरण। इसके अलावा जानेंगे जाने माने भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने किस बात पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारत का पड़ोसी देशों को उपहार, लॉन्च किया पहला दक्षिण एशियाई सैटेलाइट। साल 2017 में पहली बार लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्टिव मोड में, वैज्ञानिकों की नजर डार्क मैटर पर। भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने जताई चिंता, कहा घातक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलने की गति को मापने का नया उपकरण MIT के शोधकर्ताओं ने किया विकसित। दक्षिण एशियाई देशों को एक बड़ा उपहार देते हुए इसरो ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। ये उपग्रह न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण एशियाई कई देशों को संचार और प्रसारण संबंधी कई सेवाएं मुहैया कराएगा। इस उपग्रह को 5 मई को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। गौरतलब है कि इस सैटेलाइट की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में नेपाल में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में की गई थी। इस उपग्रह द्वारा सभी देशों को समान सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देंगी। चंद्रमा से लेकर मंगल तक भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पूरे अंतरिक्ष पर जीत हासिल करने के लिए तैयार है। विभिन्न उन्नत 19 देशों के लिए 40 उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हुए भारत ने अंतरिक्ष कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसरो ने 5 मई को अपनी सफलता की उड़ानों को बरकरार रखते हुए साउथ एशियन उपग्रह को प्रक्षेपित किया। टुडे इज ए हिस्टोरिक डे फॉर साउथ एशिया, अ डे without precedence. 2 years ago, India made a promise to extend the advanced space technology for the cause of growth and prosperity of our brothers and sisters in South Asia. इस उपग्रह को GSLV Mk2 लॉन्च व्हीकल की मदद से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन क्षेत्र में आने वाले देशों के लिए बनाए गए इस उपग्रह के माध्यम से इसरो अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी तकनीकी और संसाधनों की जानकारियों को साझा करेगा। वर्ष 2014 में इस उपग्रह की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेपाल में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में की गई थी। GSAT-9 से लैस सार्क उपग्रह का वजन 2230 किलोग्राम है। ये उपग्रह दूरसंचार और प्रसारण अनुप्रयोग के लिए कई एप्लीकेशंस और सेवाएं मुहैया कराएगा। उपग्रह में 12 KU बैंड ट्रांसपॉन्डर लगाया गया है और इसका जीवन काल 12 वर्ष का है। भारत सरकार के सहयोग से प्रक्षेपित किए गए इस उपग्रह को लॉन्च करने में करीब 235 करोड़ रुपए की लागत आई है। दक्षिण एशियाई देशों के लिए सेवाएं मुहैया कराने के लिए उपग्रह को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। ये इस बात पर आधारित है कि इन देशों के भूभौतिकीय, मौसम संबंधी और महासागरीय कारक एक समान है। सार्क देशों के लिए वास्तविक समय पर क्षेत्रीय उपग्रहों द्वारा साझा किए गए डेटा के आपदा प्रबंधन, नेविगेशन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों, मानचित्रण, टेलीचिकित्सा, शिक्षा और IT कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
17 हफ्ते के लंबे अंतराल के बाद विश्व के सबसे बड़े पार्टिकल स्मैशर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। हर साल इसकी मशीनों को मरम्मत के लिए बंद कर दिया जाता है। वहीं 2012 में हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज के बाद अब सर्न वैज्ञानिक डार्क मैटर की खोज में जुट गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े कण परख का शीतकाल अंतराल खत्म हो चुका है। जी हां, 17 हफ्तों की मरम्मत और रखरखाव की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सर्न स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक बार फिर से महत्वपूर्ण और बड़ी खोजों के लिए तैयार है। गॉड पार्टिकल जैसी ऐतिहासिक खोज की ही तर्ज पर इस बार लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर भौतिकी के मानक मॉडल के प्रति हमारी समझ को विस्तार देगा और साथ ही एक्स आयन कहे जाने वाले डार्क मैटर से जुड़े अनसुलझे सवालों के जवाब खोजने में भी मदद करेगा। वैज्ञानिक एक्स आयन को काफी हल्के वजन वाला ऐसा कण मानते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में काफी बड़ी मात्रा में विद्यमान है और डार्क मैटर के कणों के ही समान है। In addition to gravity, there might be a new force between our visible matter and dark matter, which is transmitted by a new photon-like particles, which we call dark photon or heavy photon or paraphotons. There are many different names for these particles. This experiment, it's apparatus which is about 30 meters long, and the main idea is that we search for so-called invisible decay of dark photons. And these particles could be quite light, below 1 GeV, and what is most important, that these particles could be searched for at low energy experiment, with fixed target experiment. नए अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने कोलाइडर के सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में सुपर कंडक्टिंग चुंबक को विस्थापित कर नया बीम डंप लगाया है। शोधकर्ताओं ने मशीन का भी परीक्षण किया है और इसके साथ साथ केबल को हटाने का भी एक बड़ा अभियान आयोजित किया। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार के बदलावों द्वारा कोलाइडर और तेज गति से कार्य करेगा और शोधकर्ताओं को ज्यादा डेटा मिल सकेगा। अपनी सहूलियत के लिए मनुष्य ने कंप्यूटर के साथ साथ कई ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित कर लिए हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बना देते हैं। देखा जाए तो आज मनुष्य हर छोटे बड़े काम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हो गया है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के लिए घातक भी साबित हो सकता है। जाने माने भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने हाल ही में इस पर चिंता जाहिर की और कहा कि यह मनुष्य के विनाश का कारण भी बन सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए दवा के विषैलेपन की पहचान हो सकती है। रोबोट संचार का साधन बन सकते हैं। ये हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दिलचस्प उदाहरण। डिजिटल दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ ऐसे बुद्धिमान कंप्यूटर व्यवस्था का विकास करना है जिसके लिए मानवीय बुद्धिमानी की जरूरत है। इनमें तस्वीरों की पहचान करना, आवाज की पहचान करना, फैसला लेना, विभिन्न भाषाओं में रूपांतर करना इत्यादि शामिल हैं। एक ओर भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को और बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित नतीजों को लेकर चिंतित है। हाल में चीन के बीजिंग स्थित नेशनल कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट कॉन्फ्रेंस 2017 की शुरुआत के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर आशंकाओं के बादल उभर कर सामने आ गए। सम्मेलन के शुरू में मशहूर भौतिकी शास्त्री और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर अपनी आशंकाएं बताईं। प्रोफेसर हॉकिंग ने विज्ञान और तकनीकी का इस्तेमाल इंसानियत और पर्यावरण के फायदे के लिए होने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आशंका जताई
कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीकी बेहतर साबित होगी या बुरी, ये देखना अभी बाकी है। And believe that the potential benefits of creating intelligence are huge. Perhaps with the tools of this new technological revolution, we will be able to undo some of the damage done to the natural world by industrialization. We too have a role to play in making sure the next generation has not just the opportunity, but the determination to engage fully with the study of science at an early level, so that they can go on to fulfill their potential and create a better world for the whole human race. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी की संभावनाओं और खतरों पर हॉकिंग ने कहा कि इसे स्वायत्तता, निजता और गणना के उत्तरदायित्व सवालों के घेरे में है। उन्होंने जोर दिया कि इस तकनीकी के फायदों के अलावा उसके खतरों के बारे में भी खोज की जानी चाहिए। साथ ही इस तकनीकी का इस्तेमाल पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए करना चाहिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। हाल ही में मिले कुछ प्रमाण इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में हमारा ग्रह अकेला नहीं है जहां जीवन मौजूद है। हालांकि अभी तक कहीं भी जीवन की पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में नासा के शोधकर्ताओं ने हमारे सौर मंडल की ही तरह दूसरे सौर मंडल की खोज की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सौर मंडल एरिडेनस नक्षत्र से 10.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस सौर मंडल को एप्स एरी सिस्टम नाम दिया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में चीनी शोधकर्ताओं ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग मशीन बना लिया है, जो पारंपरिक कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। 就是我们人类历史上最早期的那些经典的计算机。那同时呢，我们也跟我们国际同行进行比较，比第二名要快24000多倍。这标志着我们就是可以构建出一些量子的机器啊，可以跟我们今年的这个机器进行同台竞赛了。计算机如果需要它能够很好的工作的话，我们要把所有的量子比特都耦合起来，然后测量它。我们量子力学上面把它叫做一个纠缠，这个是目前报道的最多的一个纠缠的记录，在超导量子比特这个领域里面是10个。शोधकर्ताओं के मुताबिक ये मशीन पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और पहले ट्रांजिस्टर कंप्यूटर से 10 से 100 गुना ज्यादा तेज है। एक बड़ी खोज करते हुए चीनी वैज्ञानिकों ने तरल धातु के आश्चर्यजनक जैविक गुणों की खोज की है। तरल धातु के अलग अलग पीएच कर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने ये पाया कि ये फाइगोसाइटोसिस, जो कि बाहरी कणों को अवशोषित करने वाली प्रक्रिया होती है और जीवित कोशिकाओं में पाया जाती है, जैसी स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसा तरल धातु में विद्युत और रासायनिक बलों के कारण होता है। पिछली कड़ी में हमने देखा कि शोधकर्ताओं को ऐसे जीवाश्म बरामद हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि मानव 1,30,000 साल पहले ही अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन इसमें भी काफी संदेह है। संदेह का प्रस्ताव है कि फ्रीवे निर्माण स्थल पर पाए जाने वाले जीवाश्मों को हाल ही में प्राचीन मानवों की बजाय भारी निर्माण उपकरणों से तोड़ा गया है। We collected the partial remains of an American mastodon in association with evidence of human activity in strata that we have dated now at 130,000 years old, which makes this the oldest archaeological site in North America and changes our understanding of when
humans first arrived on this continent by about 115,000 years. वहीं खोजकर्ता इस सिद्धांत का बचाव कर रहे हैं कि जीवाश्म की हड्डियों पर निशान शुरुआती मनुष्यों द्वारा किए गए हैं जो अमेरिका पहुंचे थे। एक चमकती हुई खोज के रूप में पुरातत्वविदों ने एक छोटे खजाने के रूप में 92 प्री हिस्पैनिक सोने और चांदी की खोज की है। ये खोज पेरू के काजामार्का में की गई है। खजाने में 700 से 1200 एडी के मध्यकाल के धनुष और तीर, बर्तन और मुखौटे, चांदी और सोने के छोटे आभूषण शामिल हैं। इसके साथ ही इस खोज में एक छोटा मुकुट भी शामिल है जो सोने की एक पतली परत का बना हुआ है। माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल किसी बच्चे के अंतिम संस्कार या बलिदान में किया जाता रहा होगा। इस खोज से प्री इंकन संस्कृति से जुड़ी नई जानकारियां मिलने की संभावना है। क्यूबा के बे ऑफ पिग्स पर लाखों की तादाद में लाल, पीले और काले केकड़ों की भरमार देखने को मिल रही है। समुद्र में अंडे देने के लिए ये केकड़े जंगलों से होकर क्यूबा के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नजारा हर वर्ष पहली बारिश के बाद देखने को मिलता है। especie tiene una abundancia que es increíble. Yo estoy convencido de que cada año deben morir millones de cangrejos aplastados ahí por los carros en la carretera, pero el siguiente año están los mismos millones otra vez ahí, así que la especie tiene un potencial reproductivo muy alto que no se ha visto afectada por el vial, no ha sido una afectación para ellos. अंडे देने के बाद वयस्क केकड़े जंगलों में अपने स्थानों पर लौट जाते हैं। जब अंडे फूट जाते हैं तो वो दोबारा नन्हे केकड़ों से मिल जाते हैं। रोजाना टहलने या फिर चलने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है और हमें हार्ट अटैक जैसी कई तरह की बीमारियों से दूर रखता है। लेकिन दिन भर में हम कितना चले और कितना चलना चाहिए, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में MIT के शोधकर्ताओं ने ऐसा वायरलेस डिवाइस विकसित किया है जिसके द्वारा चलने की गति को मापा जा सकता है। कैसे? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शरीर में धारण किए जाने वाले उपकरणों की दिशा में काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है, खास तौर पर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़े उपकरण जैसे कि फिटनेस बैंड। फिटनेस बैंड जो कि चलने के दौरान कदमों की संख्या को गिनता है, आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए MIT के शोधकर्ताओं ने वाईगेट नाम का एक वायरलेस उपकरण विकसित किया है जो एक साथ कई लोगों की चलने की गति को 99% सही रूप से माप सकता है। और जैसा कि ये एक साथ कई लोगों के लिए कार्य करता है, किसी को भी इसे पहनने की आवश्यकता नहीं है। ट्रैकिंग की सारी प्रक्रिया वायरलेस सिग्नल्स और शरीर के प्रतिबिंब की मदद से पूरी की जाती है। ये उपकरण गेट की रफ्तार या फिर चलने की रफ्तार को मापता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये स्वास्थ्य के लिए काफी सहायक है। ये स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं जैसे कि संज्ञानात्मक गिरावट और हृदय से जुड़ी बीमारियों की देखरेख में मदद करता है। शोधकर्ताओं ने इस उपकरण को पार्किंसंस और अल्जाइमर समेत कई बीमारियों से पीड़ित रोगियों पर परीक्षण करने की आशा जताई है ताकि चिकित्सकों को बीमारी की अवस्था को ट्रैक करने और दवाओं को समायोजित करने में मदद मिल सके। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस उपकरण का उपयोग भविष्य में सोने की प्रक्रिया, श्वसन दर और अन्य मानव व्यवहारों के लिए किया जा सकेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अंतरिक्ष की कुछ झलकियों के साथ। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।